हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। ये एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो 4-5 टॉपिक हैं, जैसे वेक्टर। सेकंड हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और थर्ड वन हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ये मेनली 3 टॉपिक्स हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केवल वेक्टर। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं मोशन इन अ प्लेन क्या है। जैसे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई, जेड। अगर इन 3 में से केवल 2 कोऑर्डिनेट ही किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो हम उसकी मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो जैसे मैं बात करूं मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है। मोशन इन अ प्लेन मींस 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन मींस इफ ओनली 2 कोऑर्डिनेट specify the position of an object. If only 2 coordinate specify. 2 coordinate means out of 3. Out of 3 specify the position of an object, then motion is called 2-dimensional motion. मोशन और कह देते हैं इसे मोशन इन अ प्लेन। इन अ प्लेन, ये जो मोशन इन अ प्लेन के 2 बेस्ट एग्जांपल हैं, वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, अदर इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है। जैसे ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। मैं वर्टिकल से किसी एंगल ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो करूं तो इसकी मोशन का पार्ट कैसा होगा। ये 2 डायमेंशन में वर्टिकल में भी एक कोऑर्डिनेट जा रहा है और हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, इसमें 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट एक प्लेन में घूमता है। जैसे मोशन ऑफ द फैन, विंग्स ऑफ द फैन, विंग्स ऐसे से जा रही है तो कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन में घूम रही है विंग्स। तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। इनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केवल वेक्टर। तो देखिए मेरे साथ मित्रों, वेक्टर होता क्या है आप और मैं सभी वेल नोन है। वेक्टर मींस ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर का क्या मीनिंग बताया मैंने, जिसमें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक बहुत सही सा एग्जांपल लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं 5 मीटर स्ट्रेट चलिए, तो इसमें 2 चीज आ रही है। 5 मीटर मैग्नीट्यूड भी आ गया, स्ट्रेट चलना, स्ट्रेट मींस डायरेक्शन भी आ गई। अगर मैं आपसे कहता केवल 5 मीटर चलिए तो इसमें डायरेक्शन नहीं आ रही, आपकी मर्जी है, कैसे भी चल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, 5 मीटर स्ट्रेट चलिए तो 5 मीटर इज द मैग्नीट्यूड, स्ट्रेट इज द डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर। तो ऐसे जो क्वांटिटीज होती है बहुत सारी है आपके पास, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, और भी बहुत सारी आएंगी एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपने 10th क्लास में पढ़े। तो इन सभी क्वांटिटीज में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है,
डायरेक्शन भी है। जैसे फोर्स है, फोर्स कितना अमाउंट में फोर्स लग रहा है और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स आ जाता है। ऐसी एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है और कितना है, तो ये डायरेक्शन भी यहाँ पे मीनिंग रखती है। तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये बात आपकी समझ में बिल्कुल आती होगी। अब छोटी छोटी डेफिनेशंस देखते हैं वेक्टर में। जैसे मैं बात करूं, पहला पॉइंट लूं मैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, नाम से सिग्निफाई हो रहा है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर किसके है, वेक्टर वी के मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी दोनों क्या है, सेम है। तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। दूसरा नाम दूं मैं, जैसे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसे वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। द वेक्टर विच लाइज इन सेम डायरेक्शन, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी। आप देख रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन एक ही डायरेक्शन में। अगर मैग्नीट्यूड सेम भी होता तब भी ये पैरेलल वेक्टर होते। इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, बट ऑल इक्वल वेक्टर नॉट आर, सॉरी, बट ऑल पैरेलल वेक्टर नॉट आर इक्वल वेक्टर। बात समझ में आ गई होगी। जो पैरेलल वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर हो सकते हैं। कैसे, कब हो सकते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। समझ में आ गया। और ये पैरेलल वेक्टर है, ये ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इन दोनों वेक्टर्स का आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, आप डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दैट्स व्हाई वेक्टर ए एंड वी आर पैरेलल वेक्टर। ऐसे में एक और बात करूं, थर्ड, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसे वेक्टर जिनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में है। वेक्टर ए, वेक्टर बी। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। मींस द वेक्टर विच लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। समझ में आ गया। आगे बढ़े। जैसे एक और डेफिनेशन लें, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, उन वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड का प्लेन है अपना, इस प्लेन में वेक्टर ए लाई कर रहा है, वेक्टर बी लाई कर रहा है, वेक्टर सी लाई कर रहा है। तो उन वेक्टर्स को हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। द वेक्टर विच लाइज इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन। फिर ले सकता हूं मैं, जैसे कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। जैसे ये पॉइंट है, इससे वेक्टर ए ऑरिजिनेट हुआ, इससे वेक्टर बी ऑरिजिनेट हुआ, इससे सी भी ऑरिजिनेट हुआ, तो उनको हम क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले, मान लीजिए ये एक हैवी बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, और सपोज कीजिए इस बॉक्स को मुझे हटाना है, तो क्या कहेंगे, घर में मान लीजिए सपोज कीजिए एग्जांपल है ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इस बॉक्स को मुझे हटाना है, तो क्या कहूंगा मैंने अपने फोर्स लगाया, नहीं हटा, तो फिर मैं अपने किसी और साथी से कहूंगा भाई आना इसमें फोर्स लगाओ, तो उसने भी फोर्स लगाया। फिर तीसरे साथी से कहा आप आइए,
तो ये क्या है, एक ही पॉइंट पे हम तीनों फोर्स लगा रहे हैं, तीनों ही खींच रहे हैं इसे, क्या कर रहे हैं, तीनों ही खींच रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। जिनका ओरिजिन, ऐसे वेक्टर जिनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से हो रहा है, दैट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। एक और डेफिनेशन ले, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल से क्या सेंस है, बहुत सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे आकर के एंड हो रहे हैं, उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल। आप अपने घर से स्कूल में आ रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस से आए और कहां पे एंड हुए, स्कूल में, तो क्या हुआ, दीज आर ऑल आर को टर्मिनल वेक्टर। बात समझ में आ गई। ऐसे वेक्टर जिनका एंड एक ही जगह पे होता है, उनको हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल वेक्टर। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपकी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वन, अब एक आगे बढ़ने से पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और लूंगा पहले, यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार काम आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये क्या बताता है जी, ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है, डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और ये जो नाम से सिग्निफाई हो रहा है, यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। मींस जो यूनिट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन होता है, मींस इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। केवल इसमें क्या होती है जी, डायरेक्शन होती है, तो इसलिए मैंने क्या कहा, इट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे मैं बात करूं, ये सिंबल है, इनको बिल्कुल याद भी कीजिए आप। जैसे ये आई कैप है, आई कैप का मतलब कैप लगाया मैंने, कैप अगर मैं किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दूं तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए इज द यूनिट वेक्टर, ए कैप, ए इज द यूनिट वेक्टर, बी कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो जैसे ऐसे ये डेफिनेट सिंबल है आई का मतलब क्या है, ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस आप ऐसे कह सकते हैं, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। जब भी आई कैप लगा हुआ है तो आप क्या कहेंगे, एक्स डायरेक्शन। जे कैप यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। के कैप यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। जैसे कहीं लिखा हुआ है आई कैप, तो आई कैप का मतलब केवल एक्स डायरेक्शन से है। जे कैप मींस केवल वाई डायरेक्शन, के कैप मींस जेड डायरेक्शन। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल इज, मान लीजिए कहीं एक वेक्टर है ए, इसका मतलब है मान लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 5k, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो वेक्टर ए है वो कहीं स्पेस में, और एक्स डायरेक्शन में उसने कितना चला, 2, वाई डायरेक्शन में कितना चल रहा है वो 3, जेड डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। जैसे मैं बात यहां पर समझिए, ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, एक्स वाई और जेड ऊपर, ये तो ये यहां पे होगा, स्पेस में होगा। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे 2 3 5, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 3 5। इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर जो है ए, उसका एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है 2 होगा, वाई डायरेक्शन में कितना होगा 3 होगा, जेड डायरेक्शन में कितना होगा 5 होगा। समझ में आ गया क्या, ये तो ये बात क्लियर हो गई। अभी और समझिए इसे, हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने यूनिट वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड व्हाट आर डेफिनेट डायरेक्शन। मान लीजिए लेट ए इज एनी वेक्टर, एक कोई वेक्टर,
तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? देन यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बराबर होता है जी ए कैप। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम ए कैप, उसके ऊपर कैप लगाएंगे, और ए कैप की वैल्यू होगी वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। इस फॉर्मूले से क्या सेंस है भाई? मान लीजिए, सपोज कीजिए ए वेक्टर है, इसका मतलब मैंने बताया 5i। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 5। हमें क्या बनाना है? इसे यूनिट वेक्टर बनाना है। तो मैग्नीट्यूड कितना करना है हमें? 1। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसे? 5 से। आई रह गया क्या? मीन्स हमें क्या बताना है आपको कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 1 कैसे करना है। 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितना उसका ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है उसी से उसे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। वेक्टर ए का अपना मैग्नीट्यूड कितना था? ए। तो हमने ए से डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब एक एग्जांपल ले। एग्जांपल मान लीजिए वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस k। अब सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखिए पहले। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ये वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मित्रों? अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब मैं आपसे कहूं, यहां पे देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 10 रूट 14। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया? रूट 14। तो ए कैप कितना आएगा? तो ए कैप की वैल्यू क्या मैंने बताई? वेक्टर ए कितना है? 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन रूट 14। आंसर ये ए कैप आ गया। समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हटा दो, देख लो। ठीक, देख तो एक रिजल्ट आ गया मेरे पास। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या होगा जी? ए कैप होगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आपको बिल्कुल पता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कौन सी कंडीशन में? जब वेक्टर ए कितना है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के। यहां तक आप क्लियर कर पाए। अब मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, एग्जांपल। ठीक, मान लीजिए एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। माई क्वेश्चन इज, इट इज यूनिट वेक्टर और नॉट? सोचिए, इट इज यूनिट वेक्टर और नॉट? तो आप कहेंगे, आपने सोच भी लिया होगा, नहीं जी ये यूनिट वेक्टर नहीं है। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। लेकिन नहीं, इसका जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड है वो 1 नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 3। तो इस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? रूट 3। तो दैट्स व्हाई ए इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। तो मैं आपसे कहूं ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप होगा, और ए कैप की वैल्यू क्या होगी? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3। समझ में आ गया होगा। वन मोर एग्जांपल, मैं आपसे कहूं वेक्टर ए है, मान लीजिए आई माइनस जे। क्या है? अब ये यूनिट वेक्टर है?
आपका आंसर समझ में आ गया होगा, तो बोलो ठीक। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आ गया, √2। तो √2 भी 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए भी यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप होगा, i - j अपॉन √2। ओके, तो ये था यूनिट वेक्टर। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चन और कीजिए आप इस पर। ओके, नेक्स्ट पर आज और 1-2 डेफिनेशन ले रहे हैं। जैसे हम बात करें पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, उस वेक्टर को हम क्या कह देते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसे जनरली हम आर से नोट करते हैं, आर वेक्टर से। मान लीजिए दिस इज द कोऑर्डिनेट फ्रेम x, y, z, दिस इज ओरिजिन। ऑब्जेक्ट यहां पे स्पेस में, ये मैंने यहां पे से डिनोट कर, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं जी, x, y, z, ये। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, पहले तो इसे यहाँ पे नोट करा, लाइन खींच दे कैसे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, ऐसे लिखेगा। ये एंगल आप चाहो तो थीटा दिखा सकते हो। और यहाँ पे देखिए जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, z, तो आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, x i कैप। x डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, x। y डायरेक्शन में कितना है जी, y। z डायरेक्शन में z। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया? मान लीजिए वेक्टर यहां होता, ये पोजीशन वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट में कहूं x1, y1, z1, तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे जी, मान लीजिए r1 वेक्टर है, तो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। पोजीशन वेक्टर क्लियर हुआ? पक्का? ठीक। सेम ईयर एक और होता है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए वो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सपोज कीजिए ये कोऑर्डिनेट फ्रेम, आप तो वेल नोन हो गए आपसे। मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1, y1, z1। फिर पॉइंट P से पहुंच करके वो पहुंच गया पॉइंट Q पे, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, z2। ये r1 वेक्टर था, ये हो गया r2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाला, ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर कितना होगा, r2 वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बड़े आराम से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो गया, r2 x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। r2 की वैल्यू आ गई माइनस x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। जो i के टर्म्स हैं, जो सिमिलर टर्म्स हैं, उसमें से घटा दीजिए, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 ठीक है। ये डेल्टा आर वेक्टर आ गया। समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा कोई आपको इसमें कहीं डाउट है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप नोट्स बनाइए यहां तक। आगे थोड़ा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट लेके चल रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार आता है। एडिशन
ऑफ टू वेक्टर, आज की क्लास में ये और डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। समझिए, जैसे मेरे पास दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना। वेक्टर एडिशन के मेरे पास दो मेथड है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस करूंगा। तो देखिए वो क्या होता है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो मैंने दो मेथड बताए। तो पहला मेथड कौन सा है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझिए ये क्या हो रहा है मित्रों। आपने कोइनिशियल वेक्टर पढ़े, कौन से? कोइनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से होता है उनको हम क्या कहते थे? कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ है वो कोइनिशियल वेक्टर के लिए ही वैलिड है। जैसे इस पॉइंट से दो वेक्टर ऑरिजिनेट हो रहे हैं, वेक्टर ए ऑरिजिनेट हो रहा है, एक वेक्टर बी ऑरिजिनेट हो रहा है, ऐसा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो साइड मान लेते हैं। दीज आर द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर मानते हैं। मतलब वेक्टर जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इन दोनों का ऐड ऐसे करेंगे तो वेक्टर की फॉर्म में तो ये हो गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अभी देखिए। हमने क्या किया, इस वाले वेक्टर के पैरेलल यहां से एक लाइन खींची, इस वाले वेक्टर के पैरेलल इस पॉइंट से हमने एक लाइन खींची, तो ये पैरेललोग्राम बन गया क्या? और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये, इस डायगोनल को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। आर इज द रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है? इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, then the diagonal of the parallelogram give the value of resultant vector। तो जो r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब क्वेश्चन ये और आता है यहाँ पे, इस r की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को हम कैसे निकालें? डेफिनेशन क्लियर हो गई। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, then the diagonal of the पैरेललोग्राम गिव दी वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो डायगोनल की लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करें। कंस्ट्रक्शन देखें, मैंने नाम दे दूं मैं कोई ओ, इस पॉइंट को मैं P कह दूं, इसको Q कह दूं, इसको S कह दूं, और यहां से मैंने एक नॉर्मल डाल दिया S से, और इसका नाम दे दिया मैंने N। कोई दिक्कत किसी को? जैसे ये एंगल थीटा था, ये वाला कंप्लीट एंगल ए और बी के बीच में, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। तो इस फिगर में मुझे टू राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है? ओ एस एन, और दूसरा कौन सा है? एस एन पी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक एंगल दिखाई दे रहा है एस एन ओ, ये भी राइट एंगल है। दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एस एन पी, ये बोथ आर राइट एंगल। हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिक्स आप इसमें लगाना है। फिगर तो मैंने बना दिया, देखिए आप इस फिगर में देखिए पहले फॉर ट्रायंगल एस एंड पी, इसमें देखिए एस एंड पी दिखाई दे रहा है बोर्ड पे।
तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसमें, Pn, और ये SP आ गया। SP की वैल्यू किसके बराबर है, B के, पैरेलल साइड्स बराबर होती है। तो ये आ गया Pn अपॉन B। तो Pn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B cos थीटा। ये एक पॉइंट यहां पर आ गया। सेम ईयर इसी वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर Sn अपॉन SP। Sn निकालना है, SP की वैल्यू कितनी है, B। तो Sn बराबर क्या आ गया, B साइन थीटा। कोई समस्या यहां तक, ये दोनों पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए। लेकिन मेरा इससे काम नहीं चल रहा, मुझे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, R का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R निकालने के लिए फॉर ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ONS, ये दिखाई दे रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल है। OS स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर है क्या। ON को मित्रों ऐसे लिख सकते हैं क्या, OP प्लस PN। मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। अब इसको एक्सपेंड कर दो, OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PN प्लस SN स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है, A OP A स्क्वायर। PN की वैल्यू हमने यहां से निकाली, B cos थीटा। समझ में आ रहा होगा, कठिन नहीं है। 2OP मीन्स A, PN मीन्स B cos थीटा, SN B sin थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से B कॉमन आ रहा है, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये किसकी वैल्यू, और OS को हम क्या करें, R स्क्वायर। क्या आ गया, R स्क्वायर। दैट्स वाई R की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इस तरह से हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हाँ, हटा दे, क्या समझ में आ गया होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर है, हटा दूं, ठीक। देखिए और देखिए, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मित्रों स्पेशल केस देखो, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है, इफ बोथ वेक्टर आर पैरेलल, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल मींस एक ही पॉइंट से ऐसे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल एक ही लाइन पे लगे हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में हम दोनों खींच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो R की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर क्या हो गया, A प्लस B। R आ गया, R इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस B। केस सेकेंड, अगर मैं कह दूं जी दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, इफ बोथ वेक्टर लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या कहेंगे आप, मींस वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे लगा हुआ है, एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। तो थीटा हुआ 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस आ जाएगा, मींस R बराबर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, R इक्वल टू आ गया A माइनस B। समझ में आ गया होगा। थर्ड केस देखिए, केस थर्ड बता रहा हूं उसे,
केस थर्ड कहता है इफ बोथ वेक्टर लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स वेक्टर ए ऐसे लाई कर रहा है, वेक्टर बी ऐसे लाई कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो आर बराबर क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, तो ये आ गया जी। इसी में एक चीज और देखिए, ये मैं हटा रहा हूं, देखिए मैंने डायग्राम नहीं हटाया, पॉइंट क्यू बी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, अब आप देख रहे हैं ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, वेक्टर ए के साथ सपोज कीजिए ये बीटा एंगल क्रिएट करता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ने ए के साथ कितना एंगल बना रखा है बीटा, तो इसकी डायरेक्शन पता चल गई हमें। सपोज कीजिए, सपोज वेक्टर आर मेक्स एंगल बीटा विद वेक्टर ए, विद वेक्टर ए, वेक्टर ए के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, बीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो बड़े प्यार से आप निकाल सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एस टेन थीटा टेन बीटा आ जाएगा, बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ एन, एस एन एजिट ओ एन की वैल्यू क्या है ओपी प्लस पी एन, एस एन हमने निकाला बी साइन थीटा अपॉन ओपी मीन्स ए प्लस बी कॉस थीटा, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई टेन बीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ये वाला एंगल आ गया। तो आप डायरेक्ट एंगल निकालना चाहें तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से मित्रों हम जो है डायरेक्शन निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया। एक और एग्जांपल देखिए, हटा दो ये, जैसे ये था हमारा कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक लॉ और होता है इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है देखें, इसमें जैसे ये वेक्टर एक, वेक्टर एक, इसके बाद दूसरा वेक्टर आता है ये, इसमें कोई इनिशियल वेक्टर नहीं होते, एक के बाद दूसरा लगातार वेक्टर सक्सेसिव। अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी रिजल्टेंट वेक्टर होगी। तो ये दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द थर्ड साइड, है ना, ये वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगी, और इन दोनों के बीच में एंगल ये वाला लेते हैं। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए, उसने कहा जी फिर हमने थीटा एंगल से टर्न लिया तो दूसरा वेक्टर बन गया। तो ये दो लगातार वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करेगी। मींस वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जैसे मैंने डायरेक्ट ऐसे प्लस लिख रहा हूं, तो वेक्टर्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो रही है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा, मैंने सेम बताया, यहां से एक एंगल डाल दिया, सॉरी नॉर्मल डाल दिया, एन पे मिल रहा है, ओ
इसे एस कह दूं, वही पुराना वाला फिगर आ गया क्या। तो यहां से इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, जैसे एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा आपने निकाल रखा है पहले वाले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो पुराना किया था हमने पहले वाले पैरेललोग्राम लॉ में, सब वही करना है। डायरेक्शन के लिए मान लीजिए बी ट्रायंगल बना रहा है, तो tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, b sin थीटा। मैं दोबारा से नहीं बता रहा, आप उसे पहले वाले टर्म को देखिए, प्लस a प्लस बी cos थीटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये था एडिशन ऑफ टू वेक्टर। और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को इसी वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।